आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर, जो इससे पहले में जो क्लास हुआ था उसमें सिर्फ हम लोग देखे थे कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, हमारे सिलेबस में क्या क्या है, कितने मार्क्स का है, कितने मार्क्स का आपका अटेंडेंस पे है, कितने क्लास पे है, कितने आपका एंड ऑफ द सेमेस्टर में एग्जाम होगा। इन सब सारी चीजों को हमने देखा था। उसके बाद आप लोग टॉपिक वाइज की आपके सिलेबस का कंटेंट क्या क्या है, क्या क्या हम लोगों को सीखना है इसमें। साथ ही हम लोग देखे थे लैब एक्सपेरिमेंट क्या क्या है। ठीक है, तो आज वही सब में से हम आज पहला चैप्टर लेके आए हुए हैं आप लोगों के लिए। यूनिट 1 चैप्टर 1 में है यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। अच्छा, मैं पूछ लेना चाहता हूँ कि सिलेबस को लेके, किसी फिजिक्स का सिलेबस को लेके किसी के मन में कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट हो तो शेयर कीजिए मेरे साथ। फिजिक्स का सिलेबस को लेके किसी के मन में कोई डाउट नहीं है? उम्मीद करता हूँ सारा क्लियर हो गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट। तो इसमें 3 पार्ट है। एक यूनिट, पहला है यूनिट, दूसरा है डायमेंशन और 3 है मेरा मेजरमेंट। 3 चीज में से हम सबसे पहले देखेंगे यूनिट को। आज हम देख पढ़ेंगे यूनिट के बारे में, जानेंगे यूनिट क्या होता है, यूनिट क्यों जरूरी है। ठीक है, तो इन सब सारी चीजों को लेके आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का मेरा जो पहला जो होगा वो हम यूनिट के बारे में देखेंगे, फिर हम डायमेंशन पे जाएंगे और फिर मेजरमेंट में जाएंगे। मेजरमेंट में हम सारी चीजों को सीखेंगे, ईयर को कैसे कम किया जाता है, हमें कैसे मेजरमेंट किया जाता है। फिलहाल हम शुरू करते हैं यूनिट से। सबसे पहले है कि नीड ऑफ मेजरमेंट इन इंजीनियरिंग एंड साइंस। मेजरमेंट जब हम करेंगे तो ही मुझे यूनिट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आखिर हमें मेजरमेंट चाहिए क्यों, क्यों मेजरमेंट करें हम, इंजीनियरिंग और साइंस में इसका यूज क्या है। तो मेजरमेंट नीड टू डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी टू कंपेयर टू सिमिलर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे आप लोगों के सामने 2 चीज है। पहला है जिसकी लेंथ है, ये एक रॉड है और ये दूसरा रॉड है। दोनों का लेंथ देखिए, ये 1 मीटर की लंबाई है इसका, ये 1.1 मीटर का लंबा है दोनों। और दोनों को देख के बता सकते हैं कि कौन ज्यादा लंबा है, क्योंकि 0.1 मीटर हम अगर 2 रॉड एक डिस्टेंस में रखा हुआ हो, जब तक उसको हम करीब नहीं लाएंगे तब तक हम देख के क्लियरिफाई नहीं कर सकते हैं कि कौन लंबा है या फिर कौन छोटा है या फिर कौन बड़ा है। तो मेजरमेंट क्या करता है, बताता है हमें कि क्लियरिटी, कि कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है, या फिर ये दोनों के बीच में एक हम कंपेयर कर सकते हैं कि इसके कंपेयर में ये बड़ा है या इसके कंपेयर में ये छोटा है। तो मेजरमेंट हमें बताता है कि मेजरमेंट नीड टू डिटरमाइन मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड के बारे में हम बात करेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या है। हर एक एक चीज को मैं समझाऊंगा, बस आप सिर्फ बने रहिए। तो ये जो रॉड है, ये रॉड 1 मीटर लंबा है, ये इसमें जो 1 हो गया ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, और ये जो मीटर है ये हो गया इसका यूनिट। ठीक है, तो 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर लेंथ में 1 हो गया मैग्नीट्यूड, और मीटर जो हो गया इसका हो गया ये यूनिट। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करता हूं कि मुझे कंपेयर करना है कि एक बकरी और एक गाय में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो एक तो डिफरेंस होगा अकॉर्डिंग टू साइज, दूसरा होगा अकॉर्डिंग टू मास। ठीक है, तो आप बिना जब तक कोई अनुमानित बता पाएंगे कि ये बकरी से गाय का मास जो होगा इतना टाइम ज्यादा होगा, अनुमान में बता सकते हैं, क्लियरिटी बता पाएंगे हम लोग? तो एक जवाब दीजिए। नो सर। कोई हाँ लेकिन, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम देख के किसी चीज, 2 ऑब्जेक्ट है तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि इससे वो कितना मल्टीपल ज्यादा होगा। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे एक मेजरमेंट यूज करते हैं, तो सपोज किए कि अगर मैंने मेजरमेंट किया तो बकरी अगर 20 kg का हुआ, और अगर एक गाय जिसके बारे में मैंने बात किया तो अगर ये 200 kg का हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है गाय जो है बकरी से 10 टाइम 10 टाइम ऑफ मल्टीपुल है इसका। ठीक है, तो मेजरमेंट हमें क्या बताता है कि क्लियरिटी, कि कौन क्या है। ठीक है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा,
उसके बाद दो सिमिलर ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर सकते हैं हम कि इसके कंपेयर में कौन क्या है। अगला हम आते हैं, देखिए अब हम कुछ बात करते, जैसे कि ये रॉड है, अब मैंने इसको रॉड की लेंथ को मैंने 100 सेंटीमीटर लिया है। ये 100 सेंटीमीटर का रॉड है, इसमें मैंने बताया था ये होगा मैग्नीट्यूड और ये होगा इसका यूनिट। फर्स्ट पार्ट मैग्नीट्यूड, सेकंड पार्ट यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि ये रॉड है, फिजिकल क्वांटिटी में मेरा है रॉड, ठीक है, इसको मैंने क्यू माना है, फिजिकल क्वांटिटी को मैंने क्यू माना है इक्वल टू मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मेरा क्या कितना होगा? 100। यूनिट क्या है मेरा? सेंटीमीटर। तो इस आधार पे हम एक रिलेशन पाएंगे कि अगर मैग्नीट्यूड को अगर मैं एन मानूं और यूनिट को यू, तो एक रिलेशन आएगा मेरे पास क्यू इक्वल टू एन यू, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पहले मेरा 1 मीटर का था एक रड, पहले कितना था मेरा? 1 मीटर का रड था। फिर मैंने उसको क्या किया? 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर किया। किसी को कोई डाउट है इसमें? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर? नो सर। नो। अब यहाँ पे, हाँ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया? यूनिट को चेंज किया। पहले मीटर था, फिर मैंने उसको सेंटीमीटर में चेंज किया। तो क्या यूनिट को जब मैंने चेंज किया तो इसके मैग्नीट्यूड में क्या कुछ परिवर्तन आया, चेंजेस आया? नो सर। क्यों नहीं आया? पहले 1 था मैग्नीट्यूड, अब क्या हो गया? 100 हो गया। तो जब हम यूनिट को चेंज करते हैं तो क्या होगा? उसके मैग्नीट्यूड में भी चेंजेस आएगा, ठीक है। अब देखिए, जब अब यूनिट और जब मैं यूनिट को चेंज करता हूं तो मैग्नीट्यूड में भी चेंज आएगा। दैट मीन्स कोई ना कोई एक रिलेशन है इसके बीच में कि ये चेंजेस होता है। तो वही मैंने लिखा, व्हेन वी चेंज द यूनिट इट्स मैग्नीट्यूड आल्सो चेंजेस। जब हम किसी के यूनिट को चेंज करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड भी चेंज बदलेगा। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल, देखिए अब रिलेशन देखिए दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई यू। n क्या है? मैग्नीट्यूड और u क्या है? यूनिट। अच्छा, ये रिलेशन समझ में आया? ये रिलेशन क्या कहता है? n is directly proportional to n by u। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय n। यस सर। अब यहाँ पे देखिए, सॉरी मैंने मिस्टेक किया, 1 बाई यू होना चाहिए, u, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये n क्या है मेरा? यूनिट। ये मेरा क्या है? मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड अगर बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड u का मान अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? ये n छोटा होगा कि बड़ा होगा? एक छोटा सा रिलेशन है, छोटा होगा सर। हाँ, एक छोटा सा रिलेशन है, यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। हर एक के लिए ये बोलता हूँ, इन फ्यूचर मुझे प्रॉब्लम, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए अगला, ये रिलेशन समझ गए कि अगर u अगर बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड सॉरी यूनिट अगर बढ़ेगा तो n ये छोटा होगा। अच्छा, ये u बढ़ेगा कैसे? ये क्या है मेरा? यूनिट। पहले हम इसको सेंटीमीटर रखते हैं, जस्ट एक लिखता हूँ mm में कर देंगे सर, mm। नहीं, जस्ट इसी को मैं लेता हूँ, एक रिलेशन जो मैंने लिखा उसी को मैं लेता हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे कि पहले मेरा था 100 सेंटीमीटर, इसको मैंने चेंज किया 1 मीटर में, ठीक है। अब मैंने u को चेंज किया, u पहले मेरा सेंटीमीटर में था, छोटा था, जैसे ही मैं इसमें ले आया, क्या हो गया? ये मैग्नीट्यूड इसका कम हो गया। पहले मैग्नीट्यूड कितना था? 100, और फिर वो मैग्नीट्यूड घट के 1 हो गया। तो जैसे ही मैंने इसको यूनिट को चेंज किया, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया। तो ये मैग्नीट्यूड और यूनिट के बीच में रिलेशन होता है क्या? कि मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। अब आया, हाँ बोलिए। हेलो सर। सर हाँ, सुन पा रहा हूँ सर, तो मैं ये ये कह बोलिए। रहा था, जैसे आपने 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर किया है, अगर 1 हाँ, मीटर इक्वल टू हम 1000 mm भी कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना था कि जब मैं यूनिट को चेंज करूं, ये मैंने क्या, ये मैग्नीट्यूड है मेरा, ये यूनिट है, मैं यूनिट को जब चेंज करता हूं इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, ये मैंने बताने की कोशिश किया। यहाँ पे
हम अगर 1000 करें तो यहाँ पे 1000 टाइम हो जाएगा, दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ चेंज करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक रिलेशन जो होता है, बस मुझे यहाँ तक पहुंचना था ये, ठीक है। जस्ट एक एग्जाम्पल है ये, आप एग्जाम्पल को कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ओके, यूनिट क्या है? व्हाट इज यूनिट? ठीक है, पहले जमाने में हम बात करते थे कि आप लोग देखे होंगे कि कोई किसी भी चीज को लंबाई मापता था, बोलता था कि ये 5 हाथ है, ये 10 हाथ है। तो ये हाथ क्या है? एक स्टैंडर्ड है, मेजर करने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो उसी तरह है, हर एक चीज को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट जरूरत पड़ता है, उसी को उसका यूनिट कहा जाता है। ये यूनिट इज एनी स्टैंडर्ड यूज फॉर मेकिंग कंपैरिजन इन मेजरमेंट। मेजरमेंट में यूज करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट स्टैंडर्ड होगा, वही स्टैंडर्ड उसका यूनिट कहलाएगा। यूनिट इज फिक्स स्टैंडर्ड अमाउंट। ये जो हमेशा होता है यूनिट, वो हमेशा फिक्स होता है। अगर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है तो ऑल टाइम ये कहीं भी और सेम रहेगा, कभी ये चेंजेस ये नहीं होगा, वेरिएबल नहीं है। ये क्या होगा? ये फिक्स रहता है ये, ठीक है। यूनिट ऑलवेज फिक्स रहता है। हम किसी भी चीज की बात करें, किसी का भी यूनिट की बात करें, तो ऑलवेज फिक्स होता है, कभी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। अगला आते हैं हम सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम को मैंने दिखाया है। देखिए, आप लोग इससे पहले भी पढ़े होंगे, जानते होंगे, बट एक बार रिपीटिशन हो जाएगा। सीजीएस सिस्टम पहला जो आया, सीजीएस सिस्टम, इसमें क्या था? ऑलरेडी ये 3 चीजों को लेके चला। एक लेंथ, दूसरा मास और तीसरा टाइम। यहाँ पे जो हम बात करेंगे, ये 3 जो फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ, मास एंड टाइम के बारे में ही हम लोग देखेंगे। तो पहला जो आया सीजीएस सिस्टम, यहाँ पे उन्होंने लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में, ठीक है। उसके बाद फिर से एक नया सिस्टम आया, एफपीएस सिस्टम। लेंथ को किस में हुआ? फुट में आया, ठीक है। उसके बाद मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। उसके बाद फिर से और एक आया एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में क्या हुआ? लेंथ को मीटर, मास को किलोग्राम एंड टाइम को सेकंड में। अब ये 3 टाइप का सिस्टम आ गया हमारे पास, तो प्रॉब्लम क्या होगा? अगर हमारे पास 3 टाइप का ऑप्शन है, ठीक है, किसी को पसंद आया कि नहीं मैं 1 टाइप इसको फॉलो करूं, किसी को पसंद आया ना मैं इसको फॉलो करूंगा, किसी को पसंद आया कि मैं इसको फॉलो करूंगा। जो जैसे कि एक लड़का है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ ओम प्रकाश, उन्होंने सीजीएस को, वो सीजीएस को जानता है, अगर ये दूसरे को नहीं जानता है। देखिए, मैं प्रॉब्लम कहाँ आता है, मैं उस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा मतलब एग्जाम्पल के तौर पे लीजिएगा सबको। दूसरा मैं लेता हूँ संदीप। ओम प्रकाश जानता है कि लेंथ को हमेशा सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, वह इन दोनों के बारे में जानता ही नहीं है। संदीप को पता है कि ना लेंथ को फुट में मेजर किया जाता है, और मुझे पता है कि मीटर में किया जाता है। क्या हम लोग आपस में कभी कम्युनिकेट कर पाएंगे? नो सर, नहीं कर पाएंगे। कारण क्या होगा? हम लेंथ के बारे में बात करेंगे, हम तो मीटर जानते हैं, आप फुट जानते हैं, और ओम प्रकाश सेंटीमीटर में जानता है। तो क्या हम लोग आपस में कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे? या फिर तीनों का जो लैंग्वेज, मैं कुछ और बोलूं, आप कुछ और बोलिएगा, वो कुछ और बोले, तो हम तीनों किसी चीज को समझ नहीं पाएंगे। या फिर ये कोई, किसी को लगेगा ये मीटर क्या होता है, किसी को लगेगा ये फुट क्या होता है, किसी को लगेगा ये सेंटीमीटर क्या होता है। सेम कंडीशन यहाँ भी है, मास के कंडीशन में भी है, ग्राम, कोई पाउंड, कोई किलोग्राम में है। तो इससे ये जब 3 सिस्टम जब आया हमारे पास, तो प्रॉब्लम क्या क्या आया? देखिए, एसआई सिस्टम का जरूरत पड़ा क्यों? ठीक है, क्यों जरूरत पड़ा? तो देखिए, above the maintenance 3 systems units we were found have to following difficulties. Difficulties क्या क्या है? Different countries used to adopt different system of unit. अलग अलग कंट्री अलग अलग सिस्टम को फॉलो करने लगा। कोई सीजीएस को फॉलो करने लगा, कोई एमकेएस को फॉलो करने लगा, कुछ एफपीएस को फॉलो करने लगा। तो कंट्री के बीच में तो व्यापार होता है, वहां पे बहुत सारे डिफिकल्टीज आने लगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, with the advance of physics, different new physical quantities were introduced, and it was found that above maintenance 3 units are not sufficient.
क्या हुआ कि फिजिक्स में ये तीन के सिवा, तीन कौन कौन सा, लेंथ, मास और टाइम के अलावा और सारे जो फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हुआ, खोज हुआ, आया, तो ये तीन चीज सफिशियंट नहीं था। ये क्योंकि ये जो हमने देखा तीन टाइप का सिस्टम, यहाँ पे लेंथ, मास और टाइम छोड़ के तीसरा और कुछ भी नहीं है। तो क्या और फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, उसका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, उसका यूनिट हम कैसे लिखेंगे? तो ये हमारे पास बहुत बड़ा डिफिकल्टीज था, चुनौती था हमारे लिए कि हम कैसे करेंगे। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए देखिए हाँ क्या क्या आया, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर नॉट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मास, टाइम और लेंथ। ये मास, टाइम और लेंथ को लेके इन सारे जो यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इस सब का यूनिट को नहीं लिखा जा सकता था। ठीक है, तो ये डिफिकल्टीज था हमारे लिए। तो इन सब डिफिकल्टीज से बचने के लिए 1960 में, ठीक है, इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस डिफिकल्टीज एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट नोन एज ऐसा यूनिट वार एडॉप्ट। ठीक है, ऐसा यूनिट को एडॉप्ट किया गया कब, 1960 में, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें सभी देशों ने भाग लिया और वहां से डिस्कस कॉन्फ्रेंस के बाद 1960 में एसआई सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस थ्री यूनिट, मास, केजी एंड सेकेंड, four other units, ampere, kelvin, mole and candela, have been considered as the base unit together with two supplementary units, radian and planning. ये जो पहले क्या था, ये तीन ही था। अब वहां पे 1960 में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, वैसा यूनिट को आया, तब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, ठीक है, कैंडेला, और इसके साथ साथ दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो आया, एक रेडियन और दूसरा है रेडियन के लिए था स्टेरेडियन और सॉलिड एंगल, दो को इंट्रोड्यूस किया गया। कब, 1960 में इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस हुआ जहां से एसआई सिस्टम को आया। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि एसआई सिस्टम जो है 1960 में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, हमारे बीच में ये 1960 में आया। एक ऑब्जेक्टिव के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है ये। चलिए, व्हाट इज, अब इसके बाद अब मैंने यहाँ पे देखा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मैंने बात किया कि ये फिजिकल क्वांटिटी, बट ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या? सपोर्ट कीजिए तो पढ़िए इसको, तो पढ़िए इसको। Yes, sir. A quantity which can be measured and by which various physical happening can be explained and expressed in the form of laws is called a physical quantity. Example: length, mass, time, force, etc. ओके, ठीक है, देखिए अब ये क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, लेंथ को मेजर किया जा सकता है, लेंथ को मेजर किया जा सकता है, मास को मेजर किया जा सकता है, टाइम, वो फोर्स को, ठीक है। तो और इसको जैसे कि यहाँ पे और इसके बाद वेरियस हैपनिंग एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द लॉ ऑफ इन द लॉ फ्रॉम द लॉ। तो ठीक है, जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया। जब हम मास के बारे में डिटेल जानेंगे तो ये बहुत सारा चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये मास मतलब हम लोग जो देखते हैं कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मास रिस्पॉन्सिबल है। टाइम, ठीक है, इसको भी मेजर किया जा सकता है। टाइम मेजरिंग करने के लिए हमारे पास यूनिट है, सेकेंड हो गया, उसके बाद मिनट हो गया, आवर हो गया, ठीक है। उसके बाद फोर्स, फोर्स के बारे में हम आगे इंट्रोड्यूस करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे चीजें, ठीक है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का टाइप्स, कितने टाइप का फिजिकल क्वांटिटी होता है? नंबर फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा ड्राइव क्वांटिटी। अकॉर्डिंग टू योर सेमेस्टर एग्जाम, ये बोथ आर मस्ट इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटी? तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होगा? व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज,
and do not require to help of any other physical quantity for their derivation. एग्जाम्पल, अच्छा लेंथ के लिए अगर लेंथ जैसे यहाँ पे लेंथ एल, अच्छा लेंथ को डेरिवेशन या डिराइव करने के लिए मुझे किसी और चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेंथ को डिराइव या डेरिवेशन करने के लिए मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब itself इसको हम मतलब डिराइव कर सकते हैं, इसको डिफाइन हम कर सकते हैं। दूसरा मास सेम है, टाइम सेम, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये इटसेल्फ, इसको हम डिफाइन या डिराइव या इसका डेफिनेशन हम दे सकते हैं। ठीक है, अगला है डिराइव क्वांटिटी, जैसे ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिराइव बाय सुटेबल मल्टीप्लिकेशन और डेरिवेशन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखिए इस चीज को समझने के लिए मैं इसको लेता हूं, लेंथ इनटू लेंथ, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर, इसका मीटर, क्या इसको मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं? यस सर। क्या इसको मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं? आप बताइए, एरिया, एरिया इक्वल टू क्या होता है? मीटर स्क्वायर। किसी का भी एरिया का अगर मैं लिखूं मीटर स्क्वायर, तो एरिया क्या हो गया मेरा? ड्राइव क्वांटिटी हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे दो चीज का जरूरत पड़ा है, लेंथ की सेम चीज है बट 2 टाइम्स का जरूरत पड़ा है, तो वो ड्राइव क्वांटिटी हो गया। लेंथ जो यहाँ पे ये इटसेल्फ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, बट जब हम उसको, ये लेंथ फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है, जब ये टू मल्टीपल ऑफ लेंथ, तो ये हो गया मेरा ड्राइव क्वांटिटी। स्पीड के बारे में जानते होंगे, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, हाँ डिस्टेंस का यूनिट हम क्या लिखेंगे? मीटर, और टाइम का सेकेंड। तो अगर मैं स्पीड को एस लिख, तो ये क्या इसको डेराइव करने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए मुझे मीटर भी चाहिए, लेंथ भी चाहिए, और मुझे टाइम भी चाहिए। दो चीज का जरूरत पड़ा, ये मेरा कौन सा क्वांटिटी हो गया? डिराइव क्वांटिटी हो गया। तीसरा मैं बात कर देखता हूं यहाँ पे वॉल्यूम को लेके। ठीक है, वॉल्यूम, ये एल क्यू होता है, या फिर इसको मीटर क्यू भी लिख सकते हैं, तो यस सर, एल इंटू एल माने 3 लेंथ है इसमें, ये भी एक क्या है? ड्राइव क्वांटिटी है। तो दोनों में समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी? यस सर। कोई डाउट? आगे बढ़े हम। यस सर। अभी जो आप लोग के सामने एक मैंने चार्ट बनाया है, फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, इसको क्या बोले, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम जब होता है, ये क्वेश्चन रहता है, राइट द नेम ऑफ फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट। ठीक है, तो ये जो 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 1 2 3 4 5 6 7, ये बेसिकली सबको याद रहना चाहिए। पहला, लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर। ठीक है, इसका सिंबल जो होगा ये एम होगा, स्मॉल एम होगा। ठीक है, दूसरा मास, ये किलोग्राम का, मास का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम, सिंबल होगा केजी। टाइम का सेकेंड, इसका सिंबल होगा स्मॉल एस। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, इसका सिंबल होगा कैपिटल ए। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऐसा यूनिट केल्विन, इसका सिंबल होगा के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडल का सिंबल सीडी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इसका यूनिट होगा मोल। ठीक है,
ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट, ऐसा यूनिट जो है नाम एंड ऐसा यूनिट सबको एनी को याद रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मैं कभी भी किसी का भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए भी है। और आपको सेमेस्टर एग्जाम में जब आपका पहला एग्जाम होगा तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो सभी के लिए ये है कि ये सारे 7 जो है फंडामेंटल को याद रहना चाहिए, का यूनिट नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अब हम लोग ऐसा यूनिट लिखना सीखेंगे कि ऐसा यूनिट कैसे लिखना है। इसके लिए राइट द ऐसा यूनिट ऑफ द फॉलोइंग। जैसे पहला है डिस्टेंस का, मुझे ऐसा यूनिट लिखना है, तो बताइए क्या होगा? मीटर। मीटर। अच्छा ठीक है, थोड़ा बता सकते हैं मीटर हम क्यों लिखेंगे? अच्छा आपने बिल्कुल सही बताया, बट थोड़ा सा और डीपली में जाइए। क्योंकि डिस्टेंस को हम लेंथ से ही जो डिस्टेंस होगा वो लेंथ में होगा, और लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर। वेरी गुड, जैसे कि बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने। जैसे कि मैंने एक पॉइंट लिया ए, दूसरा लिया बी, ए और बी के बीच में जो होगा इसको मैंने डिस्टेंस दिया है, तो इसमें ये डिस्टेंस है 5 मीटर का डिस्टेंस है, इज ए लेंथ, सो ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। किसी को कोई डाउट? मीटर नहीं होगा। अच्छा अब यहाँ से आता है डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट, कोई बता सकते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यस सर, shortest path of the destination is called displacement, और इसका भी मीटर ही होगा सर। रिपीट अगेन। shortest path of the destination is called displacement। ठीक है, ओके ओके। अच्छा मैं एक बार इसके डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे शो करता हूँ। जैसे कि ए बी, ठीक है। और रिवर में जो लंबा रिवर को लेता हूँ मैं, यहाँ पे एक पूल है यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास मुझे ए से बी तक जाना है, मेरे पास ऑप्शन क्या होगा जाने का? मैं पानी में तो जा नहीं सकता, तो मुझे वे मतलब यहाँ से शुरू करना होगा और यहाँ से आके मैं यहाँ तक पहुंच गया। टोटल जो मुझे चलना पड़ा, जाना पड़ा, वो 50 मीटर है। वो कितना है? 50 मीटर है। बट जब मैं पाथ लेंथ, और एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया पाथ लेंथ का। पाथ लेंथ क्या होता है कि मुझे मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए मुझे कितना रास्ता तय करना पड़ा, कितने रास्ते पे चलना पड़ा, उस रास्ते की टोटल लंबाई हो गया मेरा पाथ लेंथ। बट अगर मैं डिस्टेंस और पाथ लेंथ होगा, ये जो डिस्टेंस और ये पाथ लेंथ बोथ आर सेम, हम बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये होगा मेरा अगर 50 था तो मेरा 50 मीटर का डिस्टेंस है। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो मैं कभी उस पाथ लेंथ पे ना जाऊंगा, तो यहाँ से यहाँ तक बात करेंगे। जो मेरा होगा ये अगर मेरा 30 मीटर आया तो 30 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। बिल्कुल समझिंग, बहुत अच्छा। शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा जवाब है, ठीक है। तो ए और बी पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही मेरा डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज ए लेंथ, सो इट्स यूज मीटर। पाथ लेंथ इज ए लेंथ, पाथ लेंथ 50 मीटर इज ए, तो पाथ लेंथ द यूनिट ऑफ पाथ लेंथ इज आल्सो मीटर। ओके, तो प्रॉब्लम किसी को?
नो सर, नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम लोग जानते हैं एल इंटू एल। ठीक है, लेंथ इंटू लेंथ, अगर एल इंटू मैंने थ्री साइड, अगर कोई किसी भी चीज का वॉल्यूम को मैं अगर दूं, वॉल्यूम के लिए मुझे थोड़ा सा मैं इसको, अच्छा इसको मैं मिटा दूं, मैंने जो लिखा है वो। Yes, sir. देखिए, अगर इसका हर एक साइड, हर एक अगर यूनिट लेंथ का हो, तो यहाँ पे इसका क्या, इसका वॉल्यूम अगर मैं निकालूं तो क्या ब्रेथ इनटू हाइट। क्या मैं सही हूँ? यस सर। हेलो, तो आइए मेरे साथ। यस सर। ठीक है, अब देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ का यूनिट हम लोग जानते हैं मीटर होता है। अच्छा, उसके बाद ब्रेथ, ब्रेथ क्या होगा? ब्रेथ कीजिए, वो भी एक लेंथ ही है, बट उसका नाम मैंने अलग दिया है। तो वो लेंथ जब है तो उसका भी यूनिट क्या होगा? होगा। और हाइट, हाइट इज ऑल्सो लेंथ। ठीक है, हाइट भी एक लेंथ ही है, तो उसको हम लोग, उसको भी हम देंगे लेंथ, तो वो भी मीटर, तो ये हो जाएगा एम क्यूब, मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का जो यूनिट होगा वो हमेशा क्यूब में होता है। यहाँ पे एम की जगह पे दूसरा कुछ आ सकता है, अगर मैं केजी में लूँ। उसके बाद अगर मैं इसको लेंथ में एल को ही रखूँ, एल की भी, हाँ, तो ऑलवेज क्यूब में आता है, तो ये मेरा वॉल्यूम हो गया। अब एरिया एल इंटू बी, तो ये सेम सेम चीज है, लेंथ का यूनिट एंड ब्रेथ का एम, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कुछ चीजों का दिया हुआ है, छोटा छोटा चीज आप लोगों को यूनिट बताना है, जैसे स्पीड का, तो बताइए यूनिट। Meter per second square. मीटर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यू आर रॉन्ग, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आपका। Sorry, मीटर meter पर per सेकेंड स्क्वायर, second. दूसरा Meter क्या per है? second. पर सेकंड। मीटर पर सेकेंड, देखिए मीटर पर सेकेंड। स्पीड इक्वल टू क्या होगा? लोग जानते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, अब इसको हम अगर स्पीड को, अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात करूं, एवरेज स्पीड के बारे में बात करूं, तो कुछ भी हो वहां पे, अगर मैं एवरेज स्पीड के बारे में बात करूं तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, नीचे हो जाएगा टोटल टाइम। बट चाहे वो टोटल हो, चाहे वो इंस्टेंटेनियस हो, जो भी कुछ हो, बट ये मेन फैक्टर रहता है डिस्टेंस और टाइम का रेशियो। ठीक है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। Meter. टाइम का सेकेंड। देखिए हर एक अब ये बढ़ते जाएगा। हाँ, अच्छा, अब यहाँ पे आया वेलोसिटी का, कोई और बताइए तो वेलोसिटी का। प्रभात कुमार मिश्रा जी बोलिए तो आप। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम सर, हाँ, मीटर पर सेकंड, इसका भी वही होगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या बिल्कुल सही जवाब, मीटर पर सेकंड। टाइम, ये भी मिलर। अच्छा, तो फिर वेलोसिटी और स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है? सर स्पीड स्केलर है सर, दोनों का देख रहे हैं कि, वाह वेरी गुड, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज द वेक्टर एंड क्वांटिटी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, मैं इसके बाद वेक्टर और स्केलर का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, इसलिए अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो वेक्टर और स्केलर में तो घबराए नहीं, मैं लोगों को वेक्टर और स्केलर का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जस्ट थोड़ा सा ये मैं दो चार का फॉर्मूला लिख लूं, ताकि आप लोगों के सामने ये क्लियर हो जाए कि कैसे असाइनमेंट लिखना है। क्योंकि अगर आप असाइनमेंट लिख पाएंगे तो आप डायमेंशन फॉर्मूला लिखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ऐसा यूनिट अगर आपको आता है तो डायमेंशन लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा, इसलिए ऐसा यूनिट को हमें अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा। अब देखिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है बताइए तो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बिल्कुल सही। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी बाय टाइम।
वेलोसिटी का यूनिट मुझे पता है, मीटर पर सेकेंड, by s. और टाइम का स्क्वायर। एस, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी को प्रॉब्लम है कोई? नो सर। देखिए ये जो मैंने लिखा है वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन, मास, लेंथ, इस सब का फॉर्मूला ऑलवेज आना चाहिए। अभी जो मैं बता रहा हूँ, किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो आप बोलिए, मैं और डीपली जाके बताऊंगा। एक्चुअली ये सारी चीजें बेसिक चीज है, क्योंकि आप लोग का जो फिजिक्स का जो है उसका नाम ही है बेसिक फिजिक्स, तो आपको सारी चीज बेसिक बेसिक चीजों को ही पढ़ना है। तो और अगर अभी भी अगर किसी को अगर थोड़ी सी भी डाउट है कि सर ये थोड़ी सी समझ में नहीं, आप बेशक बोलिए, मैं और भी आपको जब मैं तब तक बताऊंगा जब तक आपको समझ में ना आ जाए। क्योंकि अगर यहाँ अगर आप नहीं समझे तो फिर आगे जब मैं डायमेंशन पे जाऊंगा तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करना होगा, और जब आप पहले क्लास से हैं तो मैं नहीं चाहूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, क्योंकि सब चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे आपने वेलोसिटी का जैसे यूनिट जाना, आपने एक्सेलरेशन का यूनिट इजी से लिख दिया, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपने इजीली से कर दिया। अब मैं फोर्स के बारे में बात करता हूँ। फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल टू एम ए, मास, एम इज द मास एंड ए इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन। तो आप इसका ऐसा यूनिट लिख सकते हैं। यस सर। हाँ बोलिए क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड। चलिए आप ओम प्रकाश जी, आप थोड़ा सा चुप और तो एक बार पूछ लेता हूँ। अच्छा, इसका कोई दूसरा नाम है क्या? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का कुछ और नाम है, कुछ ऐसा तो बोल सकते हैं? न्यूटन, न्यूटन पर मीटर। नो सर, ओनली न्यूटन न्यूटन सर। पर मीटर, ओनली न्यूटन सर। ओनली न्यूटन। हाँ ओनली ओनली न्यूटन, न्यूटन सर। नॉट पर मीटर। हाँ ओके ओके ठीक है। बहुत अच्छी कोशिश की आप, न्यूटन पर मीटर, बट सिर्फ न्यूटन है यहाँ पे। आपने देखा कि ये मीटर है, जिस वजह से शायद आपको हाँ कंफ्यूजन हो गया। लेकिन ये जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन बोला जाता है। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है, आपने इसे पढ़ा होगा जिस वजह से आपको थोड़ा सा डाउट हो गया। लेकिन ये जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन बोला जाता है। जब हम लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे फोर्स न्यूटन के बारे में बहुत डीपली से जानेंगे, बट अभी मुझे सिर्फ इसका यूनिट लिखने के लिए सीखना है, तो हम ज्यादा और में नहीं जाएंगे। अगला मैं एक लिख रहा हूँ, एक अलग यहाँ पे acceleration due to gravity। acceleration इसका यूनिट कौन बताएंगे? व्हाट सर? चलिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू सर ग्रेविटी, इसका यूनिट क्या होगा तो बता पाएंगे? इसका सर सेम सेम लग रहा है सर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग को डाउट हो इसलिए तो मैंने इसे दिया है, नो प्रॉब्लम। देखिए अब पहले मैं स्पीड को लेता हूँ, ठीक, और उससे और छोटा चीज को लेता हूँ, डिस्टेंस को, या फिर लेंथ को। अच्छा, लेंथ को मैंने क्या क्या देखा? लेंथ को मैंने डिस्टेंस कहा, इसको फिर मैंने ब्रेथ कहा, फिर उसको मैंने कहा हाइट। क्या ये सब सारी चीज लिखी है? क्या एक लेंथ ही है? डिस्टेंस इज ए लेंथ, ब्रेथ इज ए Yes, लेंथ, sir.
एंड हाइट इज ऑल्सो लेंथ। Yes, yes, sir. तो क्या किसी इनमें से किसी का यूनिट चेंज हुआ? सबका यूनिट तो मीटर ही हुआ। Yes, sir. ओके, अब देखिए स्पीड, मैं बहुत छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ एकदम। अच्छा, एवरेज, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज सॉरी स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए है तो स्पीड, सब तो स्पीड ही है ना। एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब जैसे कि मैं यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, ठीक है, ये डिस्टेंस है, मान लेता हूं मैं 500 किलोमीटर। क्या सेम ऑलवेज क्या सेम स्पीड से चल पाएंगे हम लोग? हो सकता है यहाँ पे 100 किलोमीटर गया, मुझे टी के लिए रुकना पड़ा, फिर मैंने यहाँ पे कितना टाइम दिया? 10 मिनट का टाइम दिया, फिर फ्रेश हुआ, फिर मैंने चला, फिर मैं यहाँ पे आया, फिर मुझे थोड़ा सा वो लंच के लिए रुका, यहाँ पे मुझे 30 मिनट का टाइम देना पड़ा। तो हम देखते हैं कि मैंने यहाँ घर से मैं निकला था 10 बजे, ठीक है, और यहाँ पे सब मान के चलिए स्पीड कुछ भी हो, मैं यहाँ पे 12 बजे पहुंच गया, जस्ट समझने के लिए, क्योंकि 500 किलोमीटर 2 घंटा में संभव नहीं है, ठीक है, बस एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझिए आप, ठीक है। अच्छा, मैंने टोटल डिस्टेंस लिया 500 किलोमीटर और मैंने टोटल टाइम लिया 2 आवर। क्या मैंने इस टाइम को डिवाइड, ये जो यहाँ पे मैंने 40 मिनट का टाइम मुझे जो मैंने रेस्ट किया या फिर मैंने टी चाय पिया, क्या मैंने उससे बात किया? नहीं किया। तो ये जो मेरा स्पीड है, ये जो मैंने चला यहाँ से यहाँ तक गया, टोटल ये सॉरी ये एवरेज स्पीड, ये मेरा क्या आया? एवरेज स्पीड आया कि अगर ये 250 किलोमीटर पर आवर, ये मुझे एक आइडिया दिया कि अगर मैं 1 घंटा में 250 किलोमीटर जाऊं तो मैं 2 घंटा में 500 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लूं। लेकिन ये नहीं बताता है कि मैंने रास्ते में कितने देर चाय पिया, कितना देर मैंने रेस्ट किया, या फिर जब मैं यहाँ पे था तो मेरा बाइक का स्पीड क्या था, यहाँ पे था तो मेरा बाइक का स्पीड क्या था, और यहाँ पे था तो मेरा बाइक का स्पीड क्या था। तो एक्चुअली हो सकता है यहाँ पे मैं कुछ ज्यादा स्पीड था, यहाँ पे ब्रेकर था कम स्पीड था, यहाँ पे कुछ और था तो स्पीड मेरा और स्लो हो गया। तो इन सब सारी चीजों को क्लियरिटी से जानने के लिए इंस्टेंटेनियस आया। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएगा कि यहाँ पे मेरा स्पीड कितना था, यहाँ पे मेरा स्पीड कितना था, और यहाँ पे मेरा स्पीड कितना था। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब समझ गए? Yes, sir. ठीक है, तो एक जस्ट एक कॉन्सेप्ट देता है कि जो वे है, जब मैं कोई पार्टिकुलर पोर्शन पे था उस टाइम मेरा स्पीड क्या था, उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। अब ये जो एवरेज स्पीड हो गया, एवरेज स्पीड की जैसे कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम तो मैंने किया, तो वो मेरा हो गया एवरेज स्पीड। अच्छा, इन ऑल 3 कंडीशन, ये दोनों जो कंडीशन आया हमारे पास, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, क्या दोनों में कभी स्पीड गायब हुआ? नहीं ना, No, sir. सिर्फ एवरेज आया और इंस्टेंटेनियस आया, है तो दोनों स्पीड ही ना। तो ये इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड ऑलवेज, चाहे वो स्पीड का लिखे, स्पीड अगर वर्ड दे उसका यूनिट हम मीटर पर सेकेंड लिखेंगे, उसके बाद एवरेज स्पीड दे उसका भी यूनिट हम मीटर पर सेकेंड लिखेंगे, और इंस्टेंटेनियस स्पीड दे उसका भी यूनिट हम मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। डाउट नहीं है, उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ ये। Yes, sir. तो बोलिए। Yes, sir. देखिए उसका मतलब उस टाइम, हाँ उस टाइम का, हाँ वेट कभी कोई मत कीजिए कि मैं पूछूंगा आपसे तब आप जवाब दें। अगर आपको डाउट हो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ये बात, अगर डाउट हो तो आप बेहिचक मुझसे पूछिए। मेरा जो क्लास है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप नहीं सीख पाएंगे तो मेरा पढ़ाने का जो एम था, उद्देश्य है, वो पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए आप बेहिचक पूछिए। अब मैं वेलोसिटी के बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ। सर पिछला थोड़ा रिपीट कर दीजिए। पिछला मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ संदीप जी। अच्छा, स्पीड को करूँ या लेंथ वाले को करूँ? संदीप सिंह,
जी सर, ये लेंथ का सर, ये स्पीड को ना, स्पीड वाला। यस। स्पीड का चाहिए, मैं फिर स्पीड को मैं फिर से कर रहा हूँ, फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो चीज लिखा था, एवरेज स्पीड, दूसरा लिखा था इंस्टेंटेनियस, INST स्पीड। स्पीड देखिए, एक एग्जांपल लिया था मैं, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट है बी। ये डिस्टेंस को मैं 100 किलोमीटर मान के चलता हूँ। मैं यहाँ पे निकला था 10 AM, मैं पहुंच गया 12 PM पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, आप खुद जवाब दे पाएंगे। अच्छा, जब मैं यहाँ पे स्टार्ट जब किया तो मेरा सॉरी श्योर होगा कि मेरा स्पीड 0 होगा, 0 से मेरा बढ़ते बढ़ते गया। अब मेरे साथ है संदीप जी? यस सर। ठीक है, मैं बीच में आया, करीब करीब मैं, मुझे फील हुआ कि मुझे थोड़ा सा पानी पीना है या फिर पीना है, यहाँ पे फिर रुक के मिनट का टाइम दिया, मिनट का टाइम लगा, ठीक है, मुझे चल दिया, फिर मैंने बाइक स्टार्ट किया, फिर मैंने बढ़ा। अब बताइए कि यहाँ से जो मैं यहाँ तक आया, क्या मेरा स्पीड कांस्टेंट रहा? कांस्टेंट का अगर मेरा स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड का है, क्या सभी जगह पे 20 मीटर पर सेकेंड का होगा? नो सर। बिल्कुल नहीं होगा। कभी यहाँ पे हो सकता है ज्यादा होगा, रोड अच्छा मिला, मेरा बाइक स्पीड, खराब रास्ता आया तो रोड स्लो हो गया, हो सकता है यहाँ पे मेरा 20 था, 20 मीटर का था, 20 का स्पीड था, यहाँ पे 50 का हो गया, यहाँ पे 60 का हो गया, यहाँ पे 30 का हो गया, ठीक है, ऐसा ही होता है। यस सर। ठीक है, अब फिर यहाँ भी सेम कंडीशन होगा, क्योंकि सेम कांस्टेंट स्पीड पे हम नहीं चल पाएंगे, हो सकता है यहाँ पे 70 का हो गया, यहाँ पे बस समझने के लिए मैं इतना लिखता हूँ 50 का हो गया। अब यहां से टोटल डिस्टेंस मेरा, अगर मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात करूं, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस मेरा क्या था? 100 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अच्छा, बट टोटल डिस्टेंस था मेरा 100 किलोमीटर और टाइम क्या था? 2 आवर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, तो दिक्कत तो फिर हाँ, पर मतलब ये आएगा मेरा 50 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, 50 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या हुआ कि एक घंटा में 50 किलोमीटर का मेरा स्पीड है। ठीक है, तो क्या पहला जो 1 आवर था, क्या उसमें मेरा कंटिन्यू 50 का स्पीड था, कांस्टेंट बाइक का स्पीड था? बिल्कुल नहीं था, कभी कम हुआ, कभी ज्यादा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज देखिए, जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये मेरा था 10:15 पर, ये जो स्टेटस था मेरा 10:15 पे था, मेरा स्पीड 20 था। तो मतलब 10, अगर मैं क्वेश्चनिंग करूं कि 10:15 पे मेरा स्पीड क्या था, तो वो मेरा काउंट होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड में, एकदम पार्टिकुलर टाइम में, कि 10:15 में, इसका मतलब 10:15 में मेरा स्पीड जो होगा वो होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आया? स्पीड इन ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, ओके, हो गया, आगे बढ़े। यस। ठीक है, अब है जब अब मैं थोड़ा सा वेलोसिटी के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर कुछ और भी है, चीजें हैं, मैं आप लोगों के पास रखता हूँ वेलोसिटी। ठीक है,
वेलोसिटी के साथ भी सेम कंडीशन है, ये क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी, और दूसरा और क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेम जो स्पीड में था वही इसमें भी होगा, लेकिन स्पीड में क्या था, डायरेक्शन नहीं था, बस इसमें एक डायरेक्शन होगा, ठीक है, और कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। तो जो भी हो मेरा वेलोसिटी हो, एवरेज वेलोसिटी हो, चाहे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, जो मेरा वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ये भी यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। स्पीड के केस में जो यूनिट मेरा स्पीड का होगा, सॉरी, जो यूनिट स्पीड का होगा मीटर पर सेकेंड, इसका भी मीटर पर सेकेंड, इसका भी मीटर पर सेकेंड होगा। चलिए अब यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन के बारे में बात करता हूँ। देखिए एक्सेलरेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ भी होगा एवरेज, ठीक है। अच्छा ये एक्सेलरेशन जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो इसका यूनिट उसी तरह ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है तो एक्सेलरेशन और ग्रेविटी काम कर रहा है। जब हम बाइक से जब हम ब्रेक लगाते हैं तो भी डीएक्सेलरेशन होता है वहां पे, ठीक है, बाइक में जा रहे हैं, बाइक को जब मैं ब्रेक लगा के रुकता हूं तो वहां पे डीएक्सेलरेशन होता है, तो वहां पे जो एक्सेलरेशन हो चाहे डीएक्सेलरेशन हो, है तो एक्सेलरेशन ही ना। जब नेगेटिव डीएक्सेलरेशन होता है एक्चुअली कि जब वो एक्सेलरेशन नेगेटिव में होता है तो उसको हम कहते हैं डीएक्सेलरेशन, है तो एक्सेलरेशन। तो कोई भी एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन जब हम बाइक को एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलेटर लगाते हैं, वहां भी एक एक्सेलरेशन होता है। तो हर जगह एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। और ये टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, जितने भी एक्सेलरेशन हो, अगर एक्सेलरेशन आ गया तो यूनिट उसका क्या होगा, और हमेशा याद रखिएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, ठीक है, चाहे कोई भी। बस मुझे ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को समझाना था, इसलिए वो लेंथ पे गया, वेलोसिटी पे गया, स्पीड पे गया, ठीक है। किसी को डाउट? नो सर। आगे बढ़े और थोड़ा सा। अच्छा आप लोगों का टाइम हो गया, फिर भी मैं 10 मिनट आप लोगों से चाहता हूँ, ठीक है, आप लोग 10 मिनट बने रहिए। अब थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, मास और वेट में काफी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है सभी को, कि सबको बोल देते हैं कि मास और वेट जो होता है सेम चीज होता है। बिल्कुल नहीं, मास अलग चीज है और वेट अलग चीज है। जैसे मास का मैंने 4 पॉइंट लिखा है, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी। मास क्या होता है, जैसे कि अगर कोई 70 केजी का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर क्या है, जो मैटर जो है 70 केजी अमाउंट, 70 केजी का मैटर उस बॉडी में है, ठीक है। दूसरा तीसरा थर्ड नंबर लाइन है, मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल जो फोर्स जो मैंने देखा, इससे पहले जो मैंने बात किया स्मॉल जी का, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मास। मोर इज द मास, मोर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। हम जानते हैं कि अर्थ मून का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 1/6 होता है। कारण क्या है, इसका जो अर्थ के कंपेयर में मून का जो मास होता है वो कम होता है, जिस वजह से वहां पे ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है। लास्ट है मास रिमेन अनचेंज एनीवेयर इन द स्पेस। आप कहीं भी चल जाइए, आपका जो मास है वो फिक्स होगा, मास कभी भी चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। अगला आ गया वेट। वेट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए बॉडी, ठीक है। जैसे कि एक 70 केजी का ऑब्जेक्ट था,
के 70 केजी का ऑब्जेक्ट है, वहां पे 9.8 मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ये आया, ग्रेविटेशनल फोर्स आया। इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आज मल्टीप्लाई कीजिए फिर 776 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होगा आपका वेट। ठीक है, ये होगा वेट। मास क्या होगा 70 केजी। ठीक है, ये मेरे थोड़ा सा यहाँ पे वो मिसिंग है मेरा, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन गलत किया है, इसको माइंड मत कीजिएगा, सॉरी फॉर प्लीज। तो वेट अगर किसी का मास है 70 केजी तो उसका वेट क्या होगा 70 इंटू 9.8 केजी, उसके बाद मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होगा उसको बोलेंगे वेट न्यूटन। ठीक है, वेट इज ए फोर्स, वेट एक फोर्स है अप्लाइड ऑन ए बॉडी, वेट एक फोर्स है अप्लाइड ऑन ए बॉडी, अप्लाइड बाय अनदर बॉडी इन कांटेक्ट, जिसके कांटेक्ट में आते हैं वो अप्लाई कर रहा है। जैसे हम अर्थ के सरफेस में है तो अर्थ हमको 9.8 पर मीटर जो है एक्सेलरेशन से अपने आप खींचता है, तो ये मेरे ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर फोर्स अप्लाई कौन कर रहा है, मतलब अर्थ अप्लाई कर रहा है। तो हम जिसके कांटेक्ट में होते हैं वो अप्लाई करता है वेट फोर्स। वेट इज ए फोर्स ड्यू टू अर्थ। ठीक है, मैंने क्लियर लिखा हुआ। अब यहाँ पे देखिए W इक्वल टू mg, फिर m इक्वल टू मास एंड g इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब फिर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि अगर मेरा वेट 70 केजी है तो अगर मास अगर 70 केजी है तो वेट मेरा हो जा रहा है 77.6 न्यूटन। ठीक है, मैं न्यूटन लिखता हूं उसको। तो आखिर मैं इसको क्यों नहीं बोलता हूं, क्यों मैं 70 केजी ऑल, हम लोग हमेशा वेट को बोलते हैं आपका वेट 70 केजी, 65 केजी, 40 केजी, क्यों हम लोग बोलते हैं? क्या हम लोग ऑल टाइम गलत होते हैं? नहीं, हम लोग ऑल टाइम गलत नहीं होते हैं, क्योंकि 70 केजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ के सरफेस पे सभी जगह पे ये जो स्मॉल जी का वैल्यू होता है 9.8, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, सभी जगह पे ये कॉमन है, इसलिए हम जी को नेग्लेक्ट करते हैं, जी को बोलते नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स मेरा जो वेट होगा वो ये 776 न्यूटन होगा, ना कि 70 केजी होगा। अगर हम फिजिक्स की भाषा में देखें तो अगर किसी इंसान का वेट 70 केजी है तो मास अगर 70 केजी है तो उसका वेट 776 न्यूटन होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स। बट हम उसको 70 केजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि 9.8 जो है और सभी जगह पे वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग, क्योंकि इसमें से आपने क्या क्या सीखा ये सारा चीज है। राइट द नेम ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी एंड देयर एसआई, द यूनिट इन एसआई सिस्टम। ये जो 1 नंबर क्वेश्चन है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। एंड दूसरा है व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटी, ये भी आज आपने सीखा। नंबर 3 डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ये भी आपने सीखा। राइट द ऐसा यूनिट ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे मैं कुछ का नाम लिख देता हूँ जो मैंने पीपीटी में दिया है। एक्सेलरेशन ACCM, दूसरा VELOCITY वेलोसिटी, FORCE फोर्स। ठीक है, इन सब सारी चीजों का आप लोगों को घर में खुद से प्रैक्टिस करना होगा एज यूनिट लिखने का, तभी आप अच्छी तरह से सीख पाएंगे। जो भी डाउट हो, जो भी कंफ्यूजन हो, आप लोग मुझसे शेयर करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि आप लोगों की सारी डिफिकल्टीज को मैं एक एक करके सॉर्ट आउट करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। वहां पे हम लोग डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन लिखने भी सीखेंगे और बहुत सारे एग्जांपल भी देखेंगे हम लोग डायमेंशन के लिए। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। थैंक यू सर। हाँ बोलिए। सर ये फंडामेंटल बाई फिजिकल ये वाला एक बार मुझे दिखा दी सर, मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था। अच्छा, स्क्रीनशॉट मैं ये पीपीटी कहूंगा कि हर एक चीज को दे दे। अच्छा, कौन सा मैं दिखा देता हूँ? जी फंडामेंटल वाला सर, फंडामेंटल वाला।
अच्छा अच्छा, ये वाला फंडामेंटल क्वांटिटीज रिवीजन। हाँ सर ये फंडामेंटल वाले हैं। क्वांटिटीज एंड, हाँ हाँ ओके थैंक यू सर। ओके। और हाँ, और किसी को कुछ चाहिए? बेहतर होता सर पीडीएफ मिल जाता है सर तो वो। सर इसका नीचे वाला भी, सर इसका नीचे वाला भी। ये हाँ, ये बहुत हाँ इम्पोर्टेंट है। सर। ठीक है। अच्छा ओम प्रकाश जी, ये PDF नहीं, अगर आप लोग एक MS ऑफिस का एक अगर आप लोग ऐप्स डाउनलोड कर लें तो ये सारा जो हम लोग PPT आप लोग देख सकते हैं अपने मोबाइल में ओपन करके वहां पे, क्योंकि PDF में ना सारा फिर एक जगह मिल जाए तो आप लोग को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन आप जिस फॉर्म में आप समझे हैं उसी फॉर्म में देखेंगे तो आई थिंक वो ज्यादा आपको क्लियरिटी फील होगा। तो अगर मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक ऐप आता है माइक्रोसॉफ्ट का जिसमें से PPT सब खुल जाता है, तो सारे लोग ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आप इजीली इसको देख पाएंगे। ठीक है, सर ऐप डाउनलोड है। ओके ओके ठीक है। मैं बोलूंगा सभी को कि ये सर्कुलेट कर दे सभी के बीच में। ओके ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर।